जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज के इस सुपर प्रैक्टिस सेट में जीके, साइंस, मैथ्स और करंट अफेयर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों, आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइएगा और प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन बना पाते हैं सेशन के लास्ट में बताना है। और जिनको भी क्लास का नोट्स चाहिए या फिर स्पेशल बिहार जीके का नोट्स या सब्जेक्ट वाइज नोट्स, इसके लिए आपको इस बैच को ज्वाइन करना है। कल ही ये बैच आया है, तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके डेमो के लिए आप लोग नोट्स ले सकते हैं। किस प्रकार से मिलेगा अगर आपको देखना है तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर बताइए। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, इनका जन्म पूछा जाता है, जो कि 1888 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। डॉक्टर एस राधा कृष्णन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में शामिल थे। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1975 में इनकी मृत्यु होती है। चलिए आगे देखिए, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ पर किया गया है? चलिए, इस प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है और आगे आपको मैथ्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, राष्ट्रीय खेल 2025 की बात करें, इसका शुभंकर पूछा जाता है क्या है? तो मौली। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर पूछे तो क्या है? मौली। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा उत्तराखंड। चलिए आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, बताइए किस लिए? एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर होने में होता है। ठीक है, यानी कि वोट जब टाई हो जाता है तब कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करता है लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। आगे देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? चलिए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि एक भी दिन आपसे क्लास छूटे ना। इसका सही जवाब है तीसरे। ठीक है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तो तीसरे स्थान पर रखा जाता है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया? तो कौन सा एक्ट था? ये था भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? और सेशन के लास्ट में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से बिहार पुलिस के लिए क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल सकता है। ठीक है, वो क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15। ये पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, 15। चलिए आगे देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था?
बताइए बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में। आपको याद होगा बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1727 को। डेट याद रखिएगा, युद्ध का डेट पूछा जाता है। 17 मार्च 1727 को खानवा का युद्ध होता है। इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। इसमें बाबर ने इब्राहिम शाह लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी को पराजित किया था। चलिए आगे देखिए, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सीधा आपके एग्जाम में छपेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। और साथियों, जैसे हमने परसों ही आपको बताया था कि 1 तारीख और 2 तारीख को आपका क्लास बंद रहेगा। ठीक है, तो आज क्लास कर लीजिए, कल और परसों आपका क्लास ऑफ रहेगा। तो रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसका सही जवाब है सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। महाराजा रंजीत सिंह जो है कौन थे? तो सिख राज्य के संस्थापक थे महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह को पंजाब का नेपोलियन भी कहा जाता है। अच्छा, सिख राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो दिलीप सिंह। दिलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम शासक थे। मिसल का मतलब क्या होता है? मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, बताइए किसकी? और साथियों 2 दिन जो आपका क्लास बंद रहेगा उसमें आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, पहले जो क्लास हुआ उसका रिवीजन कीजिए और जो क्लास का नोट्स मिला है उसको पढ़िएगा। तो मैक्स 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, ये सोयाबीन की किस्में हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपसे पूछे JS 2034 तो ये भी क्या हो जाएगा? सोयाबीन के किस्में ही आता है JS 2034। ठीक है, JS 2069 पूछे तो ये भी है JS 2069, RKS 45, KDS 726, ये सभी क्या है? सोयाबीन के विभिन्न किस्में हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सिंपल सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका सही है। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत 1770 ठीक है 1760 के दशक में प्रारंभ हुआ था सन्यासी विद्रोह। भील विद्रोह की बात करें तो भील विद्रोह जो है सेवाराम के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था 1825 में। अगर आपसे पूछे भील विद्रोह किसके नेतृत्व में? सेवाराम के नेतृत्व में। कब? 1825 में। एक पूछा जाता है खासी विद्रोह। ठीक है, तो खासी विद्रोह जो है 1830-33 में असम में तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था याद रखिएगा? असम में हुआ था खासी विद्रोह। मुंडा विद्रोह पूछे तो आप सभी जानते हैं बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899-1900 में हुआ था मुंडा विद्रोह। ठीक है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये पूरा आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ नोट्स के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पर बस आप लोग केवल ध्यान से सुनिए। सिजगी क्या है? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 9631887058, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको बोलना है कि सर हमें केवल नोट्स चाहिए। तो सिजगी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो ये है 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है? तो 4 मिनट के बराबर होता है। विश्व में कुल कितने मानक समय देशांतर है? तो विश्व में कुल 24 मानक समय देशांतर है। भारत का मानक समय देशांतर क्या है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है?
तो किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? अटलांटिक महासागर। किसकी? अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। अगर पूछे विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो वॉन झील। ये सबसे अधिक लवणता वाला झील है जो कि तुर्की में है। कहाँ पर है? तुर्की में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? और साथियों आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि आपका ऐसे ही क्लास एग्जाम तक चलता रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, आप सभी जानते हैं 4096 किलोमीटर। चाइना के साथ कितना बाउंड्री है? तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ भी देख लीजिए 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ में। तो जितने भी पड़ोसी देश है कम से कम याद रखिए। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। ये भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील और ये लैगून झील के प्रकार में आता है। भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील पूछे तो वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन केरल। आप लोग कमेंट करके बताइए तो पारादीप क्या है? एक बंदरगाह है, आप सभी जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसको छोड़कर? तो यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये बिल्कुल आपका सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में, क्षिप्रा नदी पर। क्षिप्रा नदी पर, ना कि नर्मदा नदी पर। तो बी वाला ऑप्शन गलत है। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है नर्मदा नदी, ये भी आपका सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध, ये भी है, ये बिल्कुल आपका सही है। तो केवल बी वाला गलत है। अब देखिए प्रमुख नगर आपको बता देते हैं जो कि नदी तट पर बसा हुआ है। जैसे गुवाहाटी पूछे कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी। हैदराबाद शहर पूछे मूसी नदी। सूरत शहर पूछे ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी। डिब्रूगढ़ पूछे ब्रह्मपुत्रा नदी। बद्रीनाथ पूछे अलकनंदा नदी। ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? क्लास में जो भी हम बताते हैं, बार बार बताते हैं, डेली बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर बनेगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख कर हम आपको दे रहे हैं वहाँ पर एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। भारत के कर्नाटका राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित होता है। विश्व में पूछे सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील। अच्छा आप लोग बताइए कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं सेंटोस। सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कॉफिया अरेबिका। ठीक है, कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉफिया अरेबिका। और इसमें क्या पाया जाता है? कौन सा रसायन? तो कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। और इसकी उत्पत्ति यमन और इथियोपिया की पहाड़ी से माना जाता है कॉफ़ी की उत्पत्ति। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक विद्यमान है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन ये भारत में सबसे अधिक विद्यमान है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय के प्रमुख वृक्ष याद रखिएगा, जैसे कि साल पूछा जाता है। साल जो है किस वन के वृक्ष है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के। सागवान भी पूछे, ये भी हो जाएगा। ठीक है, सील हो गया, साल हो गया, सागवान हो गया। इसके साथ में शीशम, चंदन, बरगद, आम, कटहल, ये सब आपका क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वृक्ष। अच्छा भारत में जो ये वृक्ष है कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो भारत में मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अधिक पाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था? यह 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था। इसी के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे वर्तमान परती भूमि के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको अपनाया कब गया था? 22 जनवरी 1947 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो मौलिक अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक मामलों की समिति हो गया और राज्य संविधान समिति, तीनों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान को लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगर आपसे पूछे गणतंत्रीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? फ्रांस देश के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद पूछे अमेरिका, मौलिक अधिकार पूछे अमेरिका, ठीक है। एकल नागरिकता पूछे ब्रिटेन, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है जापान, राष्ट्रपति का जो राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति है वो अभी हमने आपको बताया जर्मनी। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिए। मौलिक कर्तव्य रूस। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इस प्रैक्टिस सेट में आपको बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी की बात करें तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की पहली लंबी नदी तो गोदावरी हो जाएगा जिसकी लंबाई 1465 है। तो कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में एक समान लक्षण है, वह क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख आर्टिकल 124 में मिलता है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 में मिलता है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का उल्लेख आर्टिकल 315 में मिलता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख आर्टिकल 148 में मिलता है। यानी सभी का उल्लेख संविधान में किया गया है। इसका मतलब क्या है? ये सब क्या है? संवैधानिक संस्थाएं हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। G77 की स्थापना कब की गई? तो साथियों G77 की स्थापना जो है 1964 में किया गया। कब किया गया? 1964 में किया गया। G77 की प्रथम जो मंत्री स्तरीय बैठक है वो कहाँ पर हुआ था? अल्जीरियस में हुआ था। कब? 1967 में, ठीक है। अगर आपसे पूछे G20 की स्थापना कब हुआ था? 1999 में। बिम्स्टेक की स्थापना पूछे तो 1997। ये बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। बिम्स्टेक की स्थापना 1997। G7 की स्थापना, इसकी स्थापना होती है 1975। कब? 1975। सार्क की स्थापना 1985। SCO की स्थापना 2001, ठीक है, 2001। ये सब कुछ आपको लिख कर देंगे। इको मार्क
किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, बताइए। पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, इको मार्क। अच्छा, इको मार्क जो है कब से दिया जाता है? 1992 से दिया जाता है इको मार्क, जिसका चिन्ह है मिट्टी के घड़ा की आकृति। इको मार्क का चिन्ह क्या है? मिट्टी के घड़ा की आकृति। एक होता है हॉल मार्क, जो कि आभूषणों के शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान को चिन्हित करता है, हॉल मार्क। एक होता है ISI मार्क, ये जो होता है मार्क टिकाऊ वस्तुओं को चिन्हित करता है, ISI मार्क। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, बताइए किसके द्वारा? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। अच्छा, कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2004 में। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना पूछे, ये जो बी ऑप्शन में है, तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना ये 1965 में हुआ था। 1965 में राष्ट्रीय किसान आयोग, अभी हमने आपको बताया 2004, राष्ट्रीय किसान आयोग 2004। बाकी योजना आयोग आप सभी जानते हैं 15 मार्च 1950। महिला प्रीमियर लीग 2025 के विजेता टीम कौन है? बताइए, महिला प्रीमियर लीग 2025 के विजेता टीम कौन है? तो मुंबई इंडियंस है। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से, कितना रन से? 8 रन से हराकर दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो अपनी देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा की तुलना में मूल्य का घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है। यानी कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मतलब अपने देश की मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? निर्यात बढ़ाना और आयात का घटाना होता है। अगर पूछे भारत में जो मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ था वो कब कब हुआ था? तो 1946 में। मुद्रा का विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था, 1978 में हुआ था और लास्ट 2016 में, लास्ट 2016 में। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है? देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन बताएं ये तो मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ, और जो ये जो है अवमूल्यन, तो भारत में मुद्रा का जो अवमूल्यन है ये पहली बार 1949 में हुआ था। ठीक है, दूसरी बार 1966 में, तीसरी बार 1991 में। तो 1991 में 2 बार हुआ, लेकिन एक ही बार माना जाता है। तो पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन 1949, दूसरा 1966, तीसरा 1991। और ये क्या है? तो ये है मुद्रा का विमुद्रीकरण। ये अलग है, ये अलग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परासरण। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, ये भी सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, ये गलत है। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। ठीक है, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान पूछे तो 150 कैलोरी प्रति ग्राम, यह हाइड्रोजन का कैलोरी मान है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का तत्व है। चलिए आगे देखिए, ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उसमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? याद रखिएगा, शैवाल के सदृश होते हैं। बी ऑप्शन सही है। ब्रायोफाइटा की बात करें, इसको वनस्पति जगत का एम्फीबिया यानी कि उभयचर माना जाता है ब्रायोफाइटा को।
परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, ये कथन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है। परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन होते हैं, ये गलत तो है। परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता, ये भी गलत है। आप सभी जानते हैं प्रोटॉन पर, ठीक है, प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते, ये भी गलत है। यहाँ पर केवल ए ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, यानी कि कोड के माध्यम से आपको आंसर करना है। तो विटामिन ए का हो जाएगा रतौंधी, रतौंधी तो एक भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए विटामिन बी देख लेते हैं। विटामिन बी आपका हो जाएगा बेरी बेरी। विटामिन सी अस्कर्बी, ये सही दिया हुआ है। और ये रिकेट्स हो जाएगा विटामिन डी के लिए। तो ये क्वेश्चन टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर बता दिए रिकेट्स विटामिन डी होगा, विटामिन ए के लिए रतौंधी होगा, बी के लिए बेरी बेरी, सी के लिए क्या होगा, अस्कर्वी। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे निकलते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, ये अंडर रूट है पूरा इस तरह से यहाँ तक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे भाग होगा, प्लस नहीं भाग है यहाँ, तो भाग है तो नीचे हो जाएगा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा अंडर रूट पूरा। अब हम सभी जानते हैं यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। और इस पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल कॉट थीटा। देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता है? सबसे पहले हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 18 बार नहीं, एक बार फेंकते हैं। तो जब किसी भी पासे को फेंकेंगे तो उसमें 2 कितने बार आने की प्रायिकता है? तो पासे में टोटल 6 नंबर होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 होता है। तो कुल हम नीचे लिखते हैं और जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो बताइए एक पासा में 2 कितना बार होता है? तो आप सभी जानते हैं 2 एक ही बार होता है। तो एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो 2 एक बार आने की संभावना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/6। ये एक पासा के संबंध में हमने आपको बताया, ठीक है। तो एक पासे को अगर फेंकेंगे तो उसमें 2 एक ही बार आएगा। अब फिर एक पासे को अगर 2 बार फेंकेंगे तो 2 बार आने की संभावना है। उसी प्रकार 18 बार फेंकना है तो हो सकता है 18 बार 2 आ जाए, इसलिए ऊपर क्या लिखेंगे 18, बाकी नीचे तो आपका कुल 6 रहेगा ही। तो 18 में 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका सही है, 2 जो है 3 बार आने की प्रायिकता है। आगे देखिए, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है तो हानि प्रतिशत क्या है? साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, आपका बेसिक मैथ्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक मैथ्स का जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए, तभी यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक नहीं बता रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं। तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है, CP बराबर मान लेते हैं 100, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 का 35%। क्योंकि क्रय मूल्य हमने माना 100, तो 100 का 35% कितना होगा, 35। अब हमको निकालना है हानि प्रतिशत क्या है। तो खरीदा गया 100 में, बेचा गया 35 में, तो लॉस तो होगा। कितना का लॉस हुआ है, तो 100 में 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर लॉस हुआ है 65 का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिशत लॉस कैसे निकालते हैं, तो लॉस गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना होगा 65। देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है? तो जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा वो परिमेय होगा। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। हम सभी जानते हैं 576 जो है डायरेक्ट बोल सकते हैं 24 का स्क्वायर है, बाकी ये सब जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि 576 का वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, इसलिए परिमेय है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। संख्याओं 19 और 51 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं? तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हमने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर देते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो जिस संख्या का केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वो होता है अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो 2 में देखिए 1 से भाग लगेगा और 2 से ही लगेगा, बाकी किसी से भी भाग नहीं लगेगा। 3 में देखिए
1 से ही लगेगा और 3 में ही लगेगा, 3 से ही लगेगा। यहाँ पर भी देखिए 2 अंक है। 4 की बात करें तो इसमें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, तो इसका गुणनखंड 3 हो गया, तो ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य होने के लिए केवल 2 होना चाहिए। अब 5 लिखते हैं तो 5 में देखिए केवल 1 से लगेगा और 5 से ही लगेगा, तो ये हो गया अभाज्य। अब अभाज्य को छोड़कर जितना बचा वो आपका भाज्य हो गया। तो 19 और 51 के बीच आपको खोजना है। तो 19 और 51 के बीच, तो 19 के बाद क्या होगा, 20 तो होगा नहीं, 21 भी नहीं होगा, क्योंकि 21 में देखिए 3 से भाग लगता है, 7 से लगता है, फिर 21 से लगेगा, 1 से लगेगा, तो देख सकते हैं 4 गुणनखंड है, इसलिए 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। तो चलिए हम बता देते हैं कौन कौन सा होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 23 होगा, ठीक है, 23 के बाद 29 होगा, फिर आपका 31 होगा, फिर 37 होगा, ठीक है, 37 के बाद कितना होगा, 41 होगा, 41 के बाद कितना होगा, 43 होगा, 43 के बाद 47। तो ये हो गया इसके बीच में टोटल अभाज्य। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कितने अभाज्य युग्म होगा। तो युग्म यहाँ पर देखिए क्या होता है बता देते हैं। देखिए 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होता है वो होता है अभाज्य युग्म। फिर से सुन लीजिए, 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होता है उसको कहते हैं अभाज्य युग्म। तो यहाँ पर जैसे हम 23 और 29 की बात करें तो 23 और 29 में 2 का अंतर नहीं है, यहाँ पर कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, तो ये दोनों अभाज्य युग्म नहीं होगा। अब 29 31 को लेते हैं, इसमें 2 का अंतर है, तो ये हमारा एक अभाज्य युग्म हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 37 41 को लेते हैं तो इसमें देख सकते हैं 4 का अंतर है, ये नहीं होगा। फिर 41 और 43 को लीजिए तो इसमें 2 का अंतर है, तो ये भी अभाज्य युग्म है। तो देख सकते हैं 19 और 51 के बीच में यहाँ पर जो हमने अभाज्य संख्या लेखा इसमें 2 ही अभाज्य युग्म बना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। अगर अभाज्य संख्या पूछता तो 1 2 3 4 5 6 7 आंसर होता, लेकिन यहाँ पर अभाज्य युग्म पूछा गया है तो 2 ही बनेगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, यदि x और y 2 संख्याएं इस प्रकार है कि उनका योगफल 110 और उनका अंतर 100 है, तो बताइए x और y का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन हमको गलत लग रहा है, इसको बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों संख्याओं का योगफल 110 है, तो x + y बराबर दिया है 110, अंतर 100 दिया है, यानी x - y बराबर दिया है 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों को ये सॉल्व करना आता ही होगा, ठीक है। फिर बताइए कमेंट करके इसका आंसर कितना आता है। तो चलिए आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी आज जो भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं ये पूरा आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, तो सबसे नीचे आपको आ जाना है। ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 89 में क्लास नोट्स ले सकते हैं। क्लास नोट्स के साथ आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिलेगा, और इसके साथ में जो सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा नोट्स होता है वो भी दिया जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे इससे जुड़ रहे हैं, आप लोग पीछे मत रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी प्रकार की समस्या हो पेमेंट करने में या कोई और समस्या हो तो डायरेक्ट इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं।